नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज इस वीडियो में हम पॉलिटी का लेक्चर 5 डिस्कस कर रहे होंगे। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो है डीपीएसपी, जिनको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और दूसरी चीज़ जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे वो है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक अधिकार हम ऑलरेडी देख चुके हैं पार्ट 3 में। आज पार्ट 4A और पार्ट 4 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी आईडीज़ है, इनको आप देख सकते हैं। ये हमारा क्विज चैनल है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, आप वहाँ पर जाके हमें डीएम कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, सबसे पहले हम एक लेंगे क्विक रिकैप, जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि पिछले 4 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले साथियों हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हम वेरियस एक्ट के बारे में जाना था कि कैसे वेरियस अधिनियम आते हैं 1773 से लेके, और फाइनली आपका 1940 में अगस्त ऑफर के थ्रू आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है उसको मान लिया जाता है। और फर्दर फिर आगे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, इसके कैसे इलेक्शंस होते हैं। दो टाइप के इलेक्शन हमने देखे थे। इसके कुछ मेंबर्स जो थे इसमें इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, और दूसरे टाइप के जो मेंबर थे उनको किया जाता है नॉमिनेट। और ये जो नॉमिनेशन होता है साथियों, ये होता है प्रिंसली स्टेट से। और जबकि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी जहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार रूल कर रही थी, वहाँ से होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस और वहाँ से लोगों को चुना जाता है। फिर हमने इसकी स्ट्रेंथ देखी थी। ठीक है, उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1947 के टाइम पर क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था, क्योंकि इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया था, जिसके थ्रू दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को माना गया था। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया और दूसरी पाकिस्तान। ठीक है, तो कुछ सदस्य इसके वहाँ पर चले गए थे। लगभग 90 के आसपास सदस्य जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे। और फिर हमने देखा था कि इसके जो मेंबर्स रह गए थे इंडिया में वो कितने थे, 299। ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़े थे वेरियस सोर्सेज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, इनको कहाँ कहाँ से बोरो किया गया है, ये हमने समझा था। इसके बाद साथियों हमने पढ़े थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो टाइप के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है यूनिटरी फीचर्स और एक होते हैं फेडरल फीचर्स। और यहीं पर हमने जाना था कि यूनिटरी वर्सेस फेडरल में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, यूनिटरी सिस्टम वर्सेस फेडरलिज्म में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, वेरियस हमने फीचर्स जाने थे, जैसे सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये सब कौन कौन से फीचर्स हैं, तो वो हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में जाना था। उसके बाद हमने साथियों डिस्कस किया था प्रेम्बल के बारे में, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नया मतलब नया रूप है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। और इसमें हमने जितनी भी टर्म्स होते हैं उनको इंडिविजुअली डिस्कस किया था। उसके बाद हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि है आपका पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डिस्कस किया था। और लास्ट लेक्चर में साथियों हमने पार्ट 2, जो कि था सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है, उसमें के जो भी आर्टिकल्स थे, ठीक है, जो कि आते हैं आर्टिकल 5 से 11, ठीक है, ये डिस्कस किए थे। साथ ही साथ इसमें हमने एक सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी, जो कि इंपॉर्टेंट था इस पर्सपेक्टिव से। और उसके बाद हमने पढ़े थे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कि थे पार्ट 3 के अंडर। और इसमें हमने सारी रिट्स वगैरह, ठीक है, सारे आर्टिकल्स, ये सब कवर किया था। और उसके बाद हमने देखा था कि आर्टिकल 32 को हम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसी के तहत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है। और आर्टिकल 226 के तहत साथियों आपका जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है। 5 टाइप की रिट हमने देखी थी। ठीक है, तो इतना सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट है तो उस लेक्चर को आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा साथियों वो रहेगा डीपीएसपी पे। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जब कोई स्टेट, कोई राज्य जो कोई पॉलिसी लाता है तो उसको कौन से सिद्धांत जो हैं वो ध्यान में रखने चाहिए, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये साथियों आपका पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक आपके कर्तव्य। आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो उन अधिकारों के साथ कुछ आपके कर्तव्य होते हैं जो आप अपनी स्टेट, अपनी सोसाइटी के प्रति रखते हैं। ठीक है, तो उनका पालन करना चाहिए आपको। और ये कैसे मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं था और किस अधिनियम से इनको जोड़ा गया था, वो सबके बारे में आज चर्चा हम कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा छोटा रहेगा, बट स्टिल आपको काफ़ी मज़ा आएगा, लास्ट तक इसको आप देखिएगा। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीपीएसपी की। तो डीपीएसपी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है,
तो साथियों डीपीएसपी जो होता है ना, ये क्या होते हैं, ये होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब स्टेट अगर कोई भी पॉलिसी लेके आता है, कोई भी एक्ट लेके आता है या कोई भी लेजिस्लेशन लेके आता है, तो उस लेजिस्लेशन को जब ला रहा है ना वो, तो उस टाइम पर उसको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स याद रखने चाहिए कि जो इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन से मैट हो रहे हो। और साथियों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये स्टेट है ना, ये हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था जब हम मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे थे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जब हम पढ़ रहे थे, तो हम वहाँ पर हमने आर्टिकल 12 के बारे में जाना था कि आर्टिकल 12 में स्टेट किस किस को बोला गया। तो उस स्टेट की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो एक स्टेट को जब वो कोई लेजिस्लेशन लाती है तो कुछ उसको प्रिंसिपल ध्यान देने चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी गई है। ये कुछ ऐसे आइडियल्स हैं जो कि एक स्टेट को फॉलो करने चाहिए जब वो कोई लॉ बनाती है, ठीक है। और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा कि कैसे कोई भी अधिनियम आता है तो उसमें डीपीएसपी का क्या रोल रहता है। साथियों एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इनको बोरो कहाँ से किया गया था। तो इनको बोरो किया गया था आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको बोरो किया था। फिर एक चीज़ और कि ये जो है ना, ये जो डीपीएसपी होते हैं ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं नेचर में। मतलब इनके उल्लंघन के लिए आप सीधा कोर्ट नहीं जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। मतलब इनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता लॉ द्वारा, ठीक है। जैसा कि आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनके उल्लंघन पर आप सीधा कोर्ट जा सकते हो। और ये मेंशन कहाँ पर है, ये है आर्टिकल 32 में मेंशन, ठीक है जी। तो साथियों ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, जैसे आपका प्रेम्बल है और जैसे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो भी नॉन जस्टिशिएबल है। तो साथियों आपके जो डीपीएसपी है ना, ये दो टाइप के न्याय दिलाते हैं आपको। एक होता है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, और दूसरा है आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। और इन सबको हम एग्जाम्पल की मदद से जानेंगे कि कैसे डीपीएसपी का रोल रहता है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दिलवाने में, ठीक है जी। तो आइए अब बढ़ते हैं हम आगे। आपके जो डीपीएसपी है ना, ये 36 से 51 के अंडर आपको दिए गए, मतलब अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के अंडर आपको डीपीएसपी मिलेंगे। सबसे पहले जो अनुच्छेद 36 है, आर्टिकल 36 है, उसमें क्या मेंशन है, उसमें स्टेट के बारे में बताया गया कि स्टेट क्या होती है, ठीक है। और ये जो स्टेट है ये वही है जो आर्टिकल 12 में मेंशन था जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद जो 37 आर्टिकल है। अब देखो एक चीज़ और, आपको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो सारे आर्टिकल्स हैं ना, इनको आपको बाय हार्ट नहीं करना है। आपको बस इतना याद होना चाहिए कि मोटा मोटी ये जो आर्टिकल है, ये जो वर्ड है, मतलब इस आर्टिकल के अंडर जो ये चीज़ दी गई है, ये एक डीपीएसपी। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप ये बताओ कि इनमें से कौन सा एक डीपीएसपी है, ठीक है। उसमें आपको 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे देगा, एक आपको डीपीएसपी दे देगा, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है जी। तो आपको ये ओवरव्यू इसका लेना है, आपको बाय हार्ट नहीं करना इन आर्टिकल्स को, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। तो 37 जो आर्टिकल है ना, उसमें बताया गया कि इनको कैसे अप्लाई करना है। ये स्टेट को, आर्टिकल 38 जो है ये स्टेट को एम्पावर करता है, ये स्टेट को ऑथोराइज करता है कि स्टेट को एक ऐसा सोशल ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए जिससे जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं, उनका क्या उपाय, उनका भला उपाय। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में साथियों एक अमेंडमेंट की गई थी जो कि थी 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि किन किन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डीपीएसपी में चेंज किया गया है। तो एक तो है 44वां, एक हम पढ़ेंगे 42वां और एक हम पढ़ेंगे 86वां, ठीक है जी। तो ये 3 अमेंडमेंट आपको याद रहनी चाहिए। अगला देखते हैं, और ये आर्टिकल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 39 देखेंगे। 39 में दिया गया है कि कुछ पॉलिसीज़ है जो कि सरकार को फॉलो करनी चाहिए किसी नियम को बनाते वक्त, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल्स इसमें आपको बताए गए हैं, ठीक है जी। 39A जो है, अब ये जो कैपिटल ए दिख रहा है ना, इसका मतलब ये था कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। तो इसको जोड़ा किस संवैधानिक संशोधन के जरिए गया है, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए इसको जोड़ा गया है। और इसमें क्या मेंशन है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अब साथियों एक बात बताओ, अगर आपको बराबर न्याय मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी स्टैंडिंग जो सोसाइटी में होगी वो इंप्रूव होगी, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सोशल जस्टिस, जो मैंने बात की थी कि आपको मैं ये बताऊंगा कि सोशल जस्टिस आपको कैसे मिलता है, ठीक है। और आपको साथ में दिया गया कि फ्री लीगल एड आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो गरीब दबके के जो लोग होते हैं उनको, आपको जो कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पर उनको काफ़ी रिलैक्सेशन वगैरह दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर सोशल जस्टिस अचीव कराने की बात की जा रही है, ठीक है। तो आर्टिकल 39A ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। अब साथियों आर्टिकल 40 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके डीपीएसपी का, इसमें क्या मेंशन है, इसमें बताया गया है कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज कराना चाहिए। अब देखो ये जो डीपीएसपी थे ना साथियों, ये जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस टाइम पर कुछ ऐसे आइडियल्स रखे गए थे कि जो एक नए भारत में होने चाहिए। बट
नए भारत की फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम पर इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतने स्टेबल हम नहीं थे, इतने समर्थ हम नहीं थे कि हम इन आइडियल्स को अचीव कर पाएँ, क्योंकि हमारे सामने इनसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ थी जो कि हमें उस टाइम पर अचीव करनी थी। तो इसके चलते कुछ ऐसे आइडियल्स रखे गए डीपीएसपी के अंडर जो कि हम इन फ्यूचर अब चाहते हैं कि इंडिया जो है इन चीज़ों को अचीव कर पाए, इनसे इंडिया एक वेलफेयर स्टेट की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको इस चीज़ का सबूत दूँ तो आप देख भी सकते हो, इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो आप देख पा रहे होगे कि रियलिटी में ऑलरेडी बन चुके हैं। कैसे? अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, अब 1992 जो है ना, उस टाइम पर 2 अमेंडमेंट किए जाते हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इनके ज़रिए जो ये पर्टिकुलर आइडियल है ना, कौन सा, ये पर्टिकुलर पॉलिसी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इसको रियलिटी में लाया जाता है। ठीक है जी। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे हमारा जो स्टेट है वो समर्थ बनता जाएगा, वैसे वैसे हम इन आइडियल्स को क्या करते जाएंगे, अचीव करते जाएंगे। एक एजुकेशन आपने इसमें पढ़ा होगा कि जो एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए वो अचीव करानी चाहिए, और उसको हम रियलिटी में लेके आए किसमें, आर्टिकल 21A में। हमने क्या कर दिया, सीधा उसको एक मौलिक अधिकार का स्टेटस दे दिया। आप देख रहे हो। तो धीरे 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 जैसे हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, हम वैसे वैसे इनको क्या कर रहे हैं, रियलिटी में लेके आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसे आइडियल्स थे कि जो कि एक न्यू बॉर्न इंडिया में हम देखते थे कि ये सब आइडियल्स एक न्यू बॉर्न इंडिया में होने चाहिए, बट उस टाइम पर हम इतने फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थे, तो उसके चलते हमने इन आइडियल्स को डीपीएसपी के अंडर डाल दिया। ठीक है। और धीरे धीरे जैसे हम स्टेबल हो पा रहे हैं वैसे वैसे हम इनको अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है जी। तो आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, जिसमें विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। आर्टिकल 41 देखते हैं, इसमें बात की जा रही है राइट टू वर्क। अभी जो राइट टू वर्क आपको दिख रहा है साथियों, इसमें अब आप देखो ये रियलिटी में हम कैसे अचीव कर पा रहे हैं इस चीज़ को। भाई राइट टू वर्क आपको पता होगा, आपने एक स्कीम सुनी होगी, मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है जी, जिसको 2006 में लाया गया था, और इसके जरिए 100 दिन का आपको क्या दिया जाता है, वर्क प्रोवाइड किया जाता है इसके जरिए, ताकि आप अपने आप को क्या कर पाओ, सस्टेन कर पाओ। ठीक है। तो एक तरीके से आपको राइट टू वर्क है ना, कि भाई आपको 100 दिन का आपको काम दिया जाएगा इसके जरिए। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे होगे इस पर्टिकुलर चीज़ से, आर्टिकल 41 से आप क्या अचीव कर पा रहे हो, इकोनॉमिक जस्टिस अचीव कर पा रहे हो। ठीक है जी। टू एजुकेशन, अब देखो राइट टू एजुकेशन हमने किससे अचीव करा है, आर्टिकल 21A से, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, और उसके जरिए जो है आपका क्या आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल जोड़ा जाता है, आर्टिकल 21A। ठीक है जी। इसके बाद आर्टिकल 42 की बात करेंगे। आर्टिकल 42 में क्या दिया गया, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव्स। अब देखो आपने सुना होगा एक एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, MBA। ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या बोलता है भाई, इसमें वेरियस प्रावधान दिए गए हैं। एक जो लेडी है वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके टाइम में प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, कितने वीक्स की छुट्टी देनी चाहिए, वो सब इसमें मेंशन है। तो कहीं ना कहीं ये एक जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है ना औरतों के लिए। तो अब देखो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जब लाया गया होगा तो किस डीपीएसपी को ध्यान में रखा गया होगा, आर्टिकल 42 को। ठीक है जी। अगेन मैं आपको वही एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे आइडियल्स हैं जो कि आपका स्टेट जो है वो ध्यान रखता है जब वो किसी लॉ को लेके आ रहा है। ठीक है। तो आप इन चीज़ को समझ पा रहे होंगे अच्छे से। आर्टिकल 43 देखो, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर। अब देखो ये चीज़ हमने कैसे अचीव कराई थी, तो एक पुराना एक्ट था जिसको बोला जाता था मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या दिया जाता है, इसमें ये दिया जा रहा है कि 2 सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिनिमम कितनी आपको वेजेस देनी चाहिए किसी पर्सन को, वो सब इसमें मेंशन रहता है। हालांकि अब नई जो पॉलिसी आई आपकी उसके तहत इन सबको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है जी। तो बट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो पुराना एक्ट था मिनिमम वेजेस एक्ट, इसके जरिए इस पर्टिकुलर आइडियल को अचीव कराया जाता था, लिविंग वेजेस एक्ट फॉर वर्कर्स। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, इसको देखो आर्टिकल 43 से अगेन ए जोड़ा गया है, तो मतलब ये किसी एक्ट के जरिए जोड़ा गया होगा। तो ये कौन सा एक्ट था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें क्या बात की जाती है, तो इसमें बात की जा रही है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो भाई वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ में, मतलब जो मैनेजमेंट है ना, इंडस्ट्री की कोई मैनेजमेंट है उसमें वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो वेरियस आती हैं उसमें हम ये चीज़ें देखते हैं कि कोई भी वर्कर है उसको अधिकार है कि भाई वो राइट टू स्ट्राइक कर सकता है, यूनियन फॉर्म कर सकता है। ठीक है। तो ये सब जो होती हैं, अब यूनियन के जरिए वो इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करता है ना, कि कोई भी अगर वो अपनी वॉइस दे रहा है तो वो इंडिविजुअली वॉइस नहीं देता है, वो एज अ होल यूनियन जो है वो डिमांड रेज करती है मैनेजमेंट के सामने। तो वो कहीं ना कहीं इस आइडियल को अचीव करा रहे हैं। ठीक है जी। आर्टिकल 43 भी ये बात करता है
प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हमने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, ठीक है जी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आप क्या देख सकते हैं, जैसे आपने एक बॉडी का नाम सुना होगा KVIC, तो ये पर्टिकुलर बॉडी जो है ये कैसी है, कोऑपरेटिव बॉडी, ठीक है जी। और बहुत सारी बॉडीज़ हैं जैसे अमूल, ठीक है, ये भी क्या है, कोऑपरेटिव बॉडी, ठीक है। वेरियस फार्मर ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा काफ़ी सारी कोऑपरेटिव बॉडीज़ होती है, तो इन सब का हमें क्या करना है, प्रमोशन करना है। तो जो हम ये सब कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम इस आइडियल को अचीव कराने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ DPSP, जो कि बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 44 में। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए। आर्टिकल 45 में क्या मेंशन है कि प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, ठीक है। ये हमने किससे जोड़ा था, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आइडियल को हमने अपने DPSP में भी जोड़ा है, हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी जोड़ा है, और हमने अपने फंडामेंटल राइट्स में भी जोड़ा है। किसके अंडर, 21A के अंडर, ठीक है जी। तो आप इस चीज़ को देख पा रहे होगे कि हम जैसे जैसे समर्थ हो रहे हैं वैसे वैसे हम इनको रियलिटी में भी लेके आ रहे हैं साथियों, ठीक है जी। आर्टिकल 46 बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो आप वेरियस एक्ट्स वगैरह देखते होगे, ठीक है, जो पॉलिसी रिजर्वेशन आप देखते हो अपनी सरकारी जॉब्स में, उसमें हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, उनके एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं ना, SC STs वगैरह के। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इस आर्टिकल के तहत की जाती है, ठीक है। आर्टिकल 47 देखो, आर्टिकल 47 में मेंशन है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। अब देखो जी, पब्लिक हेल्थ के लिए हम वेरियस स्कीम्स वगैरह लाते हैं, ठीक है। और एक जो स्कीम होती है, जैसे आपने इंद्रधनुष स्कीम सुनी होगी, ठीक है, इंद्रधनुष स्कीम सुनी होगी। तो ये वेरियस स्कीम जो है, पोषण स्कीम जो है, इससे हम क्या कर रहे हैं, एक लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज करना चाह रहे हैं। तो वो जो स्कीम लाई जाती है उनको उस टाइम पर ध्यान क्या दिया जाता है, आर्टिकल 47 के बारे में ध्यान रखा जाता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है आपको। भाई आपका जो आपकी जो कंट्री का सिटीजन है, अगर उसको अच्छा खाना मिलेगा तभी तो वो एक अच्छी सोच ले पाएगा और उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ पाएगी, और वो कहीं ना कहीं जो इंडिया की GDP है उसमें अपना रोल दे पाएगा अच्छे से। एक वर्ड यूज़ किया जाता है यहाँ पर कि आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है साथियों, डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है जो आपकी जो पॉपुलेशन आ रही है ना, अगर मैं इसको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन स्टेटस दे पाऊँ, तो कहीं ना कहीं ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको हम रीप कर पाएंगे, इसका जो बेनिफिट है वो ले पाएंगे। तो आपकी जो नई कमिंग जनरेशन है ना, उसको हमें ये 3 चीज़ बेसिक हैं जो कि हमें देनी चाहिए। अब बात करते हैं साथियों 48 आर्टिकल की। आर्टिकल 48 में क्या मेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के बारे में इसमें बात की जाती है। 48A, अब ये जो A है ये किससे जोड़ा गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। इसमें क्या बात की जा रही है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को इंप्रूव करना है, और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसको क्या करना है, सेफ गार्ड करना है या कंजर्व करना है। अब इनके लिए वेरियस एक्ट्स लाए जाते हैं साथियों, एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए एयर एक्ट, वाटर एक्ट, ठीक है, ये वेरियस एक्ट आपने देखे होंगे। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को इंप्रूव करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आर्टिकल 48A का जो आइडियल है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये सारे एक्ट ला रहे होंगे, ठीक है जी। आर्टिकल 49 को देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, से ऑब्जेक्ट्स जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई ऑब्जेक्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे आप बोल सकते हैं कि इंडियन फ्लैग जो है, ठीक है, इंडियन फ्लैग को आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप अपने जो नेशनल एंथम है उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और मॉन्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है तो आपने वेरियस मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे, तो उनके लिए एक एक्ट आता है जो कि है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट करके एक एक्ट आता है, ठीक है। उसके तहत हम क्या करते हैं, अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो आपका नेशनल इंपॉर्टेंस के जो ऑब्जेक्ट हैं इनको मैं आपको बताऊंगा, जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ रहे होंगे ना, तो वहाँ पर एक एक्ट आता है। अभी आपके ऐसे सिंबल्स हैं ना, जैसे इंडियन फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो इनके लिए एक अलग कानून है, ठीक है। उस कानून के तहत हम इस पर्टिकुलर आइडियल को अचीव कराना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और ये जो मॉन्यूमेंट्स है इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट करके ऐसा कुछ एक एक्ट है जिसके तहत आपके जितने भी ये पुराने मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, इनकी मेंटेनेंस की जाती है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल 49 के आइडियल को अचीव कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल साथी, इसमें क्या बात की जा रही है कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव है उसको सेपरेट किया जाएगा जुडिशरी से, ठीक है। कार्यपालिका को आपके न्यायपालिका से अलग किया जाएगा। और इसी के तहत आपने देखा होगा कि जो पहले डीएम के पास क्या थी,
जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी पावर थी, बट अब इसको अलग कर दिया गया। अब डीएम के पास केवल क्या रहेगी, एग्जीक्यूटिव पावर, और जो जुडिशियल पावर है वो कब किसके पास रहेगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास रहेगी। ठीक है जी, तो ये दो बॉडीज़ को अलग कर दिया गया। अब बात करेंगे आर्टिकल 51 की। तो आर्टिकल 51 आपका लास्ट आर्टिकल है। तो इसमें बताया गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है ना, वहाँ पर हमें पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, और इसी के चलते हमने वेरियस बॉडीज़ में पार्टिसिपेशन किया गया है। जैसे यूएन में आप देखते हो कि इंडिया पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और वेरियस पीस मेंटेनिंग बॉडीज़ जो होती हैं उनमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है इस पर्टिकुलर आइडियल को अचीव करने के लिए। ठीक है जी, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब मैं बात करूंगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी ना, इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साथियों ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है। ठीक है, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसका भाग नहीं थी ये, इनको बाद में जोड़ा गया था। और इनको बाद में क्यों जोड़ा गया था, क्योंकि तो हम इसके लिए उस टाइम की ड्यूरेशन को देख सकते हैं कि भाई उस टाइम पर 1975 के आसपास आपकी क्या थी, इमरजेंसी थी। तो कुछ ऐसे इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई हैं जिनको देख के आप साफ समझ सकते हो कि उस टाइम पर इनकी ज़रूरत थी। जैसे सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो भाई कंट्री में ऐसा अगर माहौल है इमरजेंसी का, तो वहाँ पर हम क्या चाहेंगे, भाई ब्रदरहुड की फीलिंग को हम प्रमोट करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को हम सेफ गार्ड करें। ठीक है, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज। ठीक है, मतलब कंट्री के प्रति हम क्या दिखाएं, मतलब कंट्री को हम प्रोटेक्ट करें, इसकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो ये सब जो कहीं ना कहीं आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख रहे होगे उस टाइम पर मतलब काफ़ी हाई डिमांड में थी कि हम ये चाहते हैं अपने सिटीजन से कि वो इन चीज़ों को क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या है, इसमें ऐसे कुछ मौलिक आपको कर्तव्य दिए गए हैं जिनको आपको अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री के प्रति क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है जी, दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ से लिया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया था यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसएसआर प्रेजेंट डे में रशिया आप बोल सकते हो। ठीक है, पहले इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज आती थी, तो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको बोरो किया है। और ये किस अनुच्छेद के अंदर मेंशन है, तो आर्टिकल 51A। देखो साथियों, आर्टिकल 51 जो है वो उसमें हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें पीस और हार्मनी को मेंटेन करना है। ठीक है, जो कि ये क्या है, डीपीएसपी का भाग है। जबकि आर्टिकल 51A, अब देखो ये ऐसे चलते हैं, 51A सब क्लॉज आपका ए, फिर ऐसे जाएंगे BBCDEF तक, और लास्ट में कहाँ तक जाएंगे, के तक जाएंगे। ठीक है जी, और ये जो है ये नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब ये कैसे होते हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं इन नेचर में, मतलब इनके उल्लंघन के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते सीधा। ये चीज़ आपको पता चली। अब साथियों देखो, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ही नहीं। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने इनको जोड़ा था। स्टार्टिंग में जब हमने जोड़ा तो ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है उसको जोड़ा गया था 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। ठीक है, और इसमें हमने बात की थी कि जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करानी चाहिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और इसी टाइम पर हमने डीपीएसपी में भी चेंज किया था, और इसी टाइम पर साथियों हमने अपने फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज किया था। ठीक है जी, अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ये किस कमेटी के आधार पर लाई गई थी, तो ये थी स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना चाहिए, स्वर्ण सिंह कमेटी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसके आधार पर लाई गई थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये लाई गई थी। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक बार देख लेते हैं, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एंथम। अब देखो साथियों, हमने डीपीएसपी में भी बात की थी कि एक नेशनल ऑनर्स एक्ट करके ऐसा कुछ होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर शायद हो सकता है कि मैं इसका नाम गलत ले रहा हूँ, अगर मैं गलत ले रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन में उस चीज़ को करेक्ट करा के बता दूंगा। एक ऐसा एक्ट होता है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, जिसके ज़रिए आपको इन चीज़ों को मैंडेटरी है कि आप इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेशनल ऑनर्स एक्ट करके कुछ ऐसा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आपको क्या करना है, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, और साथ ही साथ जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के सिंबल्स हैं जैसे कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनको भी रिस्पेक्ट करना है। इसके बाद बात की जाती है फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। भाई जो आपके फ्रीडम स्ट्रगल के तहत जो हम आइडियल्स हमारे निकल के आए, जैसे भाई नॉन वायलेंस, इन सब प्रिंसिपल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया की संप्रभुता और अखंडता को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, और इसी के तहत आपकी जो टेरिटोरियल आर्मीज वगैरह जो होती हैं उनके तहत हम सेवा देते हैं। ठीक है, तो आपकी जब भी आपकी कंट्री को आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, सर्व करेंगे अपनी कंट्री को। एक स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड,
अब सिंगल सिटीजनशिप के तहत हमने देखा था कि सिंगल सिटीजनशिप के तहत हम इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, और साथ ही साथ एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मैं आपको बताया था कि उस टाइम पर मैं आपको बताऊंगा, तो वो ये चीज़ है कि स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड आपको कहाँ दी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। भाईचारे की फीलिंग हमें रखनी है यहाँ पर। साथ ही साथ हमें अपने कंपोजिट कल्चर, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी और भी जो हमारे कल्चर हैं उनको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। अपना जो एनवायरनमेंट है उसको प्रिजर्व करना है, ये हमने डीपीएसपी में भी देखा था। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। इसके बाद बात की जाती है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको सेफगार्ड करना है, ये हमने अपने डीपीएसपी में भी देखा था। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, हमेशा आगे बढ़ने की जो फीलिंग है हमें वो रखनी चाहिए, अपने आप में इंप्रूवमेंट की जो फीलिंग है साथियों, अपने अंदर एक बदलाव की जो फीलिंग होती है, और बदलाव ये अच्छे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जो फीलिंग होती है वो हमेशा अपने अंदर क्या रखनी चाहिए, वो जलनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। आपको हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपको आज अगर आज आप एक्स है ना, तो कल आपको x+1 होना है, एटलीस्ट +1 ना हो तो x+0.5 तो हो एटलीस्ट आप, ठीक है। एक छोटा छोटा चेंज आपको हमेशा अपने अंदर करना चाहिए। इसके बाद देखो, प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इसको 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, और ये आपकी जो थी ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी। तो यहाँ पर साथियों हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी को कवर कर लिया है। अब आगे हम बढ़ेंगे तो हमारा एक हाफ तो कंप्लीट हो चुका है, आप बोल सकते हैं एक हाफ नहीं तो काफ़ी मेजर पोर्शन जो है पॉलिटी का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद बात करेंगे यूनियन की, ठीक है, पार्ट 5 की, जिसमें हम सबसे पहले प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में प्रेसिडेंट को, ठीक है जी। बट आज के लिए मैं रखता हूँ इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो हम इन रिटर्न आपसे 2 चीज़ें डिमांड करते हैं कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको लगा है कि मतलब हमारा जो टीचिंग वे है, हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों, जल्दी हम और भी वीडियोज़ के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।